हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये 12वीं आवर्स का है भाई, पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर चल रहा है बी 55 पे है। दूसरा चैप्टर चल रहा है दूसरी बुक का, दूसरी तक का अंत। यहाँ तक हो लिया था पीछे तक ये दूसरी दुनिया के। अब देखो भाई, ये बर्लिन की दीवार का क्या ऐतिहासिक महत्व, मतलब बर्लिन की दीवार क्यों ऐतिहासिक थी उसके बारे में। बर्लिन किसकी राजधानी? जर्मनी की राजधानी है। और सोवियत संघ रूस द्वारा सन 1961 में पूर्वी जर्मनी की राजधानी पूर्वी बर्लिन के साथ दीवार खड़ी कर उसका संबंध पश्चिमी जर्मनी से पूरी तरह काट दिया। किसने काट दिया? रूस ने, सोवियत संघ ने। जर्मनी राष्ट्र को बांटने वाली यह दीवार सन 1961 से 1989 तक खड़ी रही, लेकिन सन 1989 में पूर्वी जर्मनी समेत पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट शासित राज्यों में जन असंतोष ज्वालामुखी का रूप ले चुका था। 11 नवंबर 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता ने बर्लिन दीवार को गिराकर उस ज्वालामुखी को और भी सुलगा दिया और उसमें पूर्वी यूरोप के क्षेत्र में फैले सभी राज्यों में साम्यवादी शासन समाप्त हो गया। पूरे यूरोप में साम्यवादी शासन क्या है भाई? समाप्त हो गया। अब सोवियत प्रणाली की कोई दो विशेषता लिखिए। सोवियत प्रणाली क्या है? नंबर एक, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था है। ये सोवियत प्रणाली राज्य द्वारा, देश द्वारा एक निर्मित अर्थव्यवस्था। दूसरा है कि राज्य द्वारा लोगों को मूल सुविधाएं की आपूर्ति। लोगों की क्या है कि जो मौलिक सुविधाएं उसकी सबकी आपूर्ति गई। सोवियत प्रणाली के कोई दो दोष लिखिए। साम्यवादी दल के कठोर नियंत्रण के द्वारा सभी राजनीतिक संस्थाओं को अनुत्तरदायी बनाना। दूसरा, लोकतंत्र की अनुपस्थिति एवं स्वतंत्रता के अभाव ने लोगों की पहल करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया। लोगों की किसको भाई? पहल करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दिया। अगला है, मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे? सन 1931 में जन्मे गोर्बाचोव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। सन 1985 में वे सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और सोवियत संघ के आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति बनने पर पेरेस्ट्रोइका की नीतियों की घोषणा की। दो नीतियाँ ऐसी की भाई, पेरेस्ट्रोइका और पेरेस्ट्रोइका की घोषणा की, जिनकी असफलता के परिणाम स्वरूप उन पर सोवियत संघ के विघटन करने का आरोप भी लगा। सोवियत संघ क्या होगा भाई? विघटन मतलब टुकड़े होने का आरोप उसी पर लगा। इस पर मिखाइल गोर्बाचोव। अब भूतपूर्व सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली की कोई दो राजनीतिक विशेषताएं लिखिए। नंबर एक, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली साम्यवादी व्यवस्था पर आधारित है। साम्यवादी आदर्श एवं समाजवादी समतावादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त थी। दूसरा है, सोवियत प्रणाली पूंजीवाद एवं मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। सोवियत प्रणाली क्या है? पूंजीवाद एवं मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। अगला है, भूतपूर्व सोवियत संघ के पतन के कोई दो कारण। नंबर एक, सोवियत संघ अमेरिका के शस्त्रीकरण की होड़ एवं विश्व के संघर्ष सतलों में हस्तक्षेप के कारण आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। दूसरा है, उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ने भी नागरिकों में शासन के प्रति असंतोष की भावना को उभारा। अगला है, सोवियत संघ के पतन के कोई दो परिणाम। नंबर एक, सोवियत संघ के पतन से द्वितीय विश्व युद्ध से जारी शीत युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा, सोवियत संघ के पतन से खतरनाक एवं परमाणु हथियारों की होड़ समाप्त हो गई। खतरनाक एवं परमाणु हथियारों की होड़ समाप्त हो गई।
अब सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? हमारे सोवियत संघ ने लगातार अपने संसाधनों, जहाँ सोवियत संघ आ जाए रूस समझ लिया करो भाई, संसाधनों को परमाणु एवं सैनिक कार्यों में खर्च किया, जिससे सोवियत संघ में आर्थिक संसाधनों की कमी हो गई। दूसरा, सोवियत संघ के पिछलग्गू देशों का, पिछलग्गू मतलब उसके साथ रहने वाला आर्थिक भार भी सोवियत संघ पर ही पड़ता था, जिससे धीरे धीरे सोवियत संघ आर्थिक तौर पर कमज़ोर होता चला गया। क्या होता गया भाई? कमज़ोर होता चला गया। अब देखो, द्विध्रुवीय विश्व के पतन के आप क्या, शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट अमेरिका का था तो दूसरा गुट सोवियत संघ का था। लगभग संपूर्ण विश्व इन दो गुटों में विभक्त था, इसलिए विश्व को दो ध्रुवीय कहा जाता था। परंतु दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाने से विश्व का एक ध्रुव समाप्त हो गया। इसी को द्विध्रुवीय का पतन कहा जाता है। मतलब क्या हुआ भाई, 91 में सोवियत संघ के टुकड़े हो गए, तो पहले दो ध्रुवीय यानी दो महाशक्तियाँ था, लेकिन जब टुकड़े हो गए 1991 में, तो अब क्या है, एक महाशक्ति अमेरिका ही बच गया बस। ठीक है, अब सोवियत संघ तो अब उसमें नहीं है सुपर पावर, तो क्या है, अमेरिका है सुपर पावर। तो सोवियत संघ के टुकड़े होने के कारण वह कमज़ोर हो गया। अब देखो, बर्लिन की दीवार कब बनी और कब उसके गिरी? विध्वंस मतलब गिरी। बर्लिन की दीवार सन 1961 में बनी और सन 1989 में इसका विध्वंस हो गया। इस प्रकार इसका जीवनकाल 28 वर्ष रहा। अब देखो भाई, शॉक थेरेपी का क्या आशय है? शॉक थेरेपी भाई, देखो, शॉक थेरेपी का अर्थ है आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। मतलब क्या है, पहले उसको क्या है, सदमा या आघात मतलब कोई हानि पहुंचाकर उसका इलाज करना किसी देश को। जैसे सन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पूरी सोवियत खेमे के देशों को समाजवाद से पूंजीवाद की और पूर्ण संक्रमण या परिवर्तन करने के लिए विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा पूंजीवादी सिद्धांतों पर आधारित जिन सिद्धांतों से इन देशों में जो भी उथल पुथल की गई उसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। मतलब पैसे की जो उथल पुथल हुई छोटे देशों में, उसको क्या कहते हैं भाई, शॉक थेरेपी। यानी सदमा, पहले सदमा पहुंचा दिया, फिर उसको मलहम लगा दी। ठीक है भाई, तो क्या है, सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। अब देखो, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल के विषय में। सोवियत संघ के पतन के पश्चात अस्तित्व में नए गणराज्य शॉक थेरेपी की विधि द्वारा अपने पुराने साम्यवाद की जगह अपनाई, पूंजीवाद और अर्थव्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। परंतु शॉक थेरेपी के परिणामस्वरूप लगभग पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को लाभ की अपेक्षा हानि हुई। क्या हुई भाई? पूरे क्षेत्र को लाभ की अपेक्षा हानि हुई। रूस में राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा ढलने लगा। निजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत को कम से कम आंका गया और उन्हें औने पौने के भाव में निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। इससे ही इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है। शॉक थेरेपी किन दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है? नंबर 1, निजी स्वामित्व में निजी संपत्ति के सिद्धांत पर। दूसरा है मुक्त व्यापार के सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। शॉक थेरेपी की कोई दो परिणाम। नंबर 1, पूर्वी सोवियत खेमे के देशों में आर्थिक संकट का उत्पन्न होना। दूसरा है इन देशों के लोगों में धनी और गरीब के बीच आर्थिक असमानता का अत्यधिक बढ़ना। मतलब इसमें क्या है, धनी और गरीबों को बढ़ना। भारत तथा रूस के बीच किन दो सहयोगात्मक पक्ष कौन से हैं? भारत पाक विवाद में रूस ने सदा ही भारत का साथ दिया। क्या है, पाकिस्तान से जब भी लड़ाई हुई है या जब भी कोई मतभेद हुआ है तो रूस ने भारत का साथ दिया है। दूसरा है
रूस द्वारा भारत को आर्थिक तथा सैनिक सहायता भी मिलती रही है, आर्थिक तथा सैनिक सहायता भी मिलती रही है। ठीक है भाई।